हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर। और आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आशा करता हूं आपकी तैयारी, एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि बच्चों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज कर रहे थे, उस सीरीज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे। कुछ कारण थे जिसकी वजह से आपको रोज लेक्चर नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज के बाद आपको रोज लेक्चर्स मिलेगा जिसमें आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस देखेंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की सीरीज चल रही थी, तो उस सीरीज का ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। बच्चों इसमें दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक आवेशों का समुदाय है। ये आवेशों का समुदाय दिया गया है और समुदाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा पूछी गई है। यानी एक ये आवेशों का समुदाय वर्ग के रूप में दिया गया है। इसके चारों कोनों पे चार आवेश रखे हैं और पूछा गया है इस समुदाय के निकाय के समुदाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, आपको एक आवेशों का समुदाय दिया जाता है। वो समुदाय आपको वर्ग के रूप में मिल सकता है, आयत के रूप में मिल सकता है, त्रिभुज के रूप में मिल सकता है, या किसी वृत्त के रूप में, और उसकी आपसे स्थिर ऊर्जा पूछेगा। स्थिर ऊर्जा पूछ सकता है या उस समुदाय को बनाने में कृत कार्य पूछ सकता है। तो सेम, दोनों सेम होते हैं। कार्य पूछे, स्थिर ऊर्जा पूछे, एक ही बात है, क्योंकि आवेशों के समुदाय को बनाने में जो कार्य किया जाएगा उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे होते हैं। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी को फॉलो करके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर ये दो बिंदु आवेश है Q1 Q2 परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तो दो बिंदु आवेशों के समुदाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। दो बिंदु आवेशों के समुदाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ तो दो आवेशों के मध्य स्थिर ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पे दो से ज्यादा आवेश दिए गए हैं। ठीक है, तो दो से ज्यादा आवेश दिए गए हैं, ये कैसे होगा। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपको आवेशों का समुदाय दिया गया है उसमें आप दो दो आवेशों के जोड़े बना लीजिए, दो दो आवेशों के युग्म बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। ठीक, और युग्म बनाकर उन ऊर्जा को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, क्योंकि किसी आवेशों के समुदाय की जो कुल वैद्युत स्थिर ऊर्जा होती है उस समुदाय में उपस्थित आवेश युग्म की अलग अलग जो ऊर्जा होती है उन सभी ऊर्जाओं के बीजगणित योग के बराबर होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करेंगे। तो देखते हैं इसका हल। देखिए इसका सॉल्यूशंस देखिए। अब जैसे आपको बताया कि हमें यहाँ टोटल जो ऊर्जा होती है उस निकाय में उपस्थित आवेश युग्मों की जो अलग अलग ऊर्जा होगी उसके बीजगणित योग के बराबर। यानी कि जो भी समुदाय आपको दिया गया है उसमें दो दो आवेशों के युग्म बना लीजिए। दो दो के क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें जो फॉर्मूला मालूम है स्थिर ऊर्जा का, वैद्युत स्थिर ऊर्जा का दो आवेश के रूप में मालूम है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो दो आवेशों के युग्म बनाकर कुल ऊर्जा निकालेंगे। अब युग्म बनाने के लिए क्या करते हैं, किसी एक आवेश को पकड़ लीजिए आप पहले। इसके लिए आप इन पे नंबर डाल दीजिए। मान लीजिए फर्स्ट आवेश, ये दूसरा आवेश, ये तीसरा और ये चौथा आवेश। तो देखिए इस निकाय की टोटल वैद्युत स्थिर ऊर्जा, निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U इजिकल टू। अब एक आवेश से हम समुदाय बनाना शुरू करेंगे, आवेशों का युग्म बनाना शुरू करेंगे। किसी एक आवेश से स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आवेशों का युग्म बनाएंगे तो कोई भी आवेशों का युग्म रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं पहले आवेश से। अब ये पहला आवेश किसके साथ युग्म बनाएगा, दूसरे के साथ बनाएगा। तो पहले और दूसरे की ऊर्जा किसके साथ बनाएगा, और पहले और
तीसरे के मध्य ऊर्जा, और किसके साथ बनाएगा, पहले और चौथे के मध्य ऊर्जा। अब पहले से बन गए आवेश, अब पहले आवेश के युग्म बन गए, अब दूसरे पे पहुंचिए। अब दूसरा आवेश किसके साथ बनाएगा, तीसरे के साथ युग्म बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, चौथे के साथ बनाएगा। अब दूसरा पहले के साथ ही बना रहा है, लेकिन ये वाला पेयर आ चुका है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी आवेशों का युग्म रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरे से बन गया, पहुंचिए तीसरे पर। तो तीसरा आवेश किसके साथ युग्म बनाएगा, चौथे के साथ बनाएगा, और किसके साथ बनाएगा, पहले के साथ बनाएगा, लेकिन वो आ चुका है। दूसरे के साथ बनाएगा, वो भी आ चुका है। अब पहुंचिए चौथे के पास। अब चौथा किसके साथ बनाएगा, पहले के साथ बनाएगा, आ चुका है। दूसरे के साथ बनाएगा, आ चुका है। तीसरे के साथ बनाएगा, आ चुका है। तो यहां पे कितने आवेश युग्म बन गए हमारे, 6 बन गए। तो इसी प्रकार से कैसा भी आपको आवेशों का समुदाय दे रखा हो, उसकी कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो उस समुदाय की जो कुल ऊर्जा होती है, उस समुदाय में उपस्थित जो आवेशों के युग्म हैं, उनकी अलग अलग ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, बीजगणितीय योग का मतलब यह होगा कि हम आवेश की वैल्यू लेंगे, आवेश को चिन्ह सहित यूज करेंगे, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि में जो आवेश यूज किया जाता है वो चिन्ह सहित यूज किया जाता है। तो इस आवेश के समुदाय की कुल ऊर्जा किसके बराबर आ गई, ये आ गई पहले और दूसरे की ऊर्जा, पहले और तीसरे के मध्य ऊर्जा, पहले और चौथे आवेश के मध्य ऊर्जा, प्लस दूसरे और तीसरे के मध्य ऊर्जा, प्लस दूसरे और चौथे के मध्य ऊर्जा, प्लस तीसरे और चौथे के मध्य ऊर्जा। वैल्यू रखिए, इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले और दूसरे के मध्य, तो Q1 Q2 इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपॉन R। R क्या होगी, आवेशों के बीच की दूरी। अब हम पहले और दूसरे के मध्य निकाल रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं R12। इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले और तीसरे के मध्य, तो Q1 ये हो जाएगा Q1 Q3, Q1 Q3 अपॉन R13। सेम पहले और चौथे के मध्य ऊर्जा हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपॉन R14। सेम इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे के मध्य, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। सेम इसी प्रकार से दूसरे और चौथे के मध्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपॉन R24। ठीक है, अब तीसरे और चौथे के मध्य, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 अपॉन R34। ठीक, अब यहां से कॉमन ले लीजिए पूरा, तो कॉमन क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आया, ये बच्चा Q1 Q2 अपॉन R12, ये Q1 Q3 अपॉन R13, ये बच्चा Q1 Q4 R14, यहाँ बच्चा Q2 Q3 R23, यहाँ बच्चा Q2 Q4 R24, और यहाँ बच्चा Q3 Q4 अपॉन R34। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व कीजिए। तो यहां से इनकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए। जैसे आपको बताया कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि है, और अदिश राशि में जो आवेश यूज किया जाता है वो चिन्ह सहित यूज किया जाता है। अब इनकी वैल्यू पुटअप कीजिए, Q1 प्लस Q, Q2 माइनस Q अपॉन R12, पहले और दूसरे के बीच की दूरी कितनी, A। Q1 प्लस Q, Q3 प्लस Q अपॉन R13। 13 का मतलब पहले और तीसरे आवेश के बीच की दूरी। तो पहले और तीसरे आवेश के बीच की दूरी होगी, ये क्या होगा, वर्ग का विकर्ण। और वर्ग की भुजा कितनी है, A√2, तो इसके वर्ग की भुजा A है, तो इसका जो विकर्ण होगा वो कितना होगा, A√2
√2। तो पहले और तीसरे के बीच की दूरी कितनी, a √2। सेम Q1 Q4 Q1 प्लस Q, Q4 माइनस Q, और इनके बीच की दूरी कितनी, ये भी a होगी क्योंकि वर्ग है और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हो गया। तो Q14 आ गया अपॉन R14 पहले और चौथे के बीच की दूरी a प्लस Q2 Q3। अब Q2 माइनस Q, Q3 प्लस Q, तो ये माइनस Q प्लस Q, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, R23 यानी कि a। इसी प्रकार से यहां पे Q2 Q4 Q2 Q4 ये माइनस Q ये माइनस Q, माइनस Q माइनस Q माइनस Q अपॉन R24, तो ये भी क्या होगा, वर्ग का विकर्ण ही बनेगा और इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a √2। अब नेक्स्ट देखिए Q3 Q4 ये प्लस Q माइनस Q, तो प्लस Q माइनस Q और अपॉन R34 तीसरे और चौथे आवेश के बीच की दूरी कितनी, a। तो इसको देखते हैं आगे। अब ये हो जाएगा माइनस Q स्क्वायर a, ये प्लस Q स्क्वायर a √2, ये माइनस Q स्क्वायर a, ये माइनस Q स्क्वायर a। सेम इस प्रकार से ये प्लस Q स्क्वायर a √2 और ये माइनस Q स्क्वायर a। माइनस Q स्क्वायर a की माइनस Q स्क्वायर ये एक ये एक ये एक ये, तो u इज इक्वल टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 4Q स्क्वायर अपॉन a। अब इसको देखिए ये क्या है, Q स्क्वायर a √2 ये और Q स्क्वायर a √2 ये प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस 2Q स्क्वायर a √2। ठीक है, यहां से कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर a कॉमन आया, यहां बचा माइनस 2, ठीक है, और यहां बचा 1/√2 यानी यहां से हमने क्या करा, माइनस यानी कि 2Q स्क्वायर a कॉमन ले लिया, तो यहां पे कितना बच्चा माइनस के 2 और यहां पे बच्चा कितना 1/√2। तो यही हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस आवेशों के समुदाय की जो वैद्युत स्थिर ऊर्जा हुई टोटल U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q स्क्वायर अपॉन a माइनस 2 प्लस 1/√2। एक बात दोबारा समझिए। तो देखिए बच्चों, आपको कोई सा भी आवेशों का समुदाय दिया जाए, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जो भी आपको आवेशों का समुदाय दिया गया है उसमें आप आवेशों के युग्म बना लीजिए, क्योंकि उस समुदाय की जो कुल ऊर्जा होगी उस समुदाय में उपस्थित आवेश युग्मों की कुल ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी आवेशों का युग्म रिपीट नहीं होना चाहिए। यहां हमने आवेशों के युग्म बनाए, पहले एक आवेश को पकड़ा, इससे 3 बन गए, Q1 Q2 के साथ, Q3 के साथ, Q4 के साथ, ठीक है। फिर Q2 से बनाए, इसने 2 युग्म बना लिए, तीसरे के साथ और चौथे के साथ, तीसरे ने 1 बनाया, वैल्यू पुटअप करी। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वैद्युत स्थिर ऊर्जा एक अदिश राशि है और अदिश राशि में आवेश का जो परिमाण यूज किया जाता है वो आवेश जो यूज किया जाता है वो चेन सहित यूज करेंगे। सॉल्व करा और ये आ गया आवेशों की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। तो बच्चा रहो, ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये हमें एक परिपथ दे रखा है, इसमें ये कुछ संधारित्र जुड़े हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि बिंदु A और B के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये संधारित्र रखा है 8 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड का, ये 2 माइक्रोफैरेड का, ये 6 माइक्रोफैरेड का,
ये 12 माइक्रोफैराड का और ये 4 माइक्रोफैराड का। और हमसे पूछा गया है ए और वी के मध्य तुल्य धारिता। तो बच्चों इस तरह के परिपथ वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पहले आपको इनके कुछ बेसिक पॉइंट्स मालूम होने चाहिए, तभी इनको हम सॉल्व कर पाते हैं। जैसे हम संधारित्रों को क्यों जोड़ते हैं, यानी कि धारिता को बढ़ाने के लिए, परिपथ की धारिता को बढ़ाने के लिए, धारिता को घटाने के लिए संधारित्रों को परस्पर संयोजित किया जाता है। और संधारित्रों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक सेकंड होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और सेकंड होता है समांतर क्रम संयोजन। तो इन प्रकार के न्यूमेरिकल्स में हमें बस केवल ये पहचानना होता है कि कौन कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन सा संधारित्र समांतर क्रम में है, ठीक है। और फिर उनके फॉर्मूले यूज करेंगे तो तुल्यधारिता ज्ञात हो जाती है। जैसे श्रेणी क्रम, जो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले यही पहचानेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन कब कैसे होता है, समांतर क्रम कब होता है। तो देखिए इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है जिससे आपके मोस्टली सभी न्यूमेरिकल इसी टाइप के मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि एक संधारित्र के में दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट एक दूसरे से क्या होती हैं, पृथक होती हैं, ठीक है। एक संधारित्र, अब इसको हमें दूसरे संधारित्र के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है, तो ये तार यूज करा। मान लीजिए ये संधारित्र, ये तो जब अब ये पहला संधारित्र मान लीजिए C1, ये दूसरा संधारित्र, अब इस पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी इस तार के जरिए। तो जब एक संधारित्र की एक प्लेट दूसरे संधारित्र की प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी है, डायरेक्ट का मतलब ये हुआ कि उनको जोड़ने वाला जो तार है ये इस तार पर, इस वायर पर कहीं भी जोड़ नहीं है, ज्वाइंट नहीं है। ज्वाइंट का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट जहां से दो या दो से अधिक तार गुजर रहे होंगे तो उसको क्या कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। तो अगर एक प्लेट दूसरे संधारित्र की प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी है, उस वायर पे जो दोनों संधारित्र को जोड़ रहा है, उनकी प्लेटों को जोड़ रहा है, उस पे कहीं भी जोड़ नहीं है, तो वो संधारित्र जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। जैसे ये डायरेक्ट जुड़ी है श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1, यानी श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2, ठीक है। और जैसे समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पहला संधारित्र और ये दूसरा, तो जब एक संधारित्र की प्लेट दूसरे संधारित्र की प्लेट से इस प्रकार से जुड़ी है कि उनको प्लेटों को जोड़ने वाला जो वायर है उस वायर पे जोड़ है, ज्वाइंट है, तो वो संधारित्र जुड़े होते हैं समांतर क्रम संयोजन में। जैसे यहां पर ये प्लेट इस संधारित्र की प्लेट से डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, इनके मध्य यहां पे क्या है, ये जोड़ हैगा, ये ज्वाइंट। यहां पे देखिए 3 वायर 1 2 3 आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये ज्वाइंट है। तो ये प्लेट इससे डायरेक्ट नहीं है, ये प्लेट इससे डायरेक्ट नहीं है, तो ये कौन सा संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्यधारिता होती है C = C1 + C2। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हैं और परिपथ को एक निश्चित पैटर्न में शॉर्ट करते जाते हैं, संधारित्रों को जोड़ते जाते हैं और एक निश्चित पैटर्न में शॉर्ट करते जाते हैं। शॉर्ट का मतलब वैसे समझ सकते, जैसे स्प्रिंग होता है उसके अलग अलग स्पायरल होते हैं, तो अलग अलग है, मान लीजिए अलग अलग है वो, और जब उसको हम दबाते जाएंगे तो लास्ट में एक ही स्पायरल बन जाता है, सब स्पायरल मिलकर एक ही स्पायरल बना लेते हैं। तो सेम ऐसे ही परिपथ होगा, उस परिपथ को एक निश्चित क्रम में शॉर्ट करते जाएंगे और लास्ट में एक ही संधारित्र बचेगा, और जो लास्ट में संधारित्र बचेगा उसकी जो धारिता होगी वही होती है उस परिपथ की तुल्य धारिता। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, वो ये कि परिपथ में जिन दो बिंदुओं के बीच में
आपसे धारिता पूछी गई है, अगर उन 2 पॉइंट से तार बाहर की ओर नहीं निकल रहे, वायर नहीं निकल रहे, तो सबसे पहले वहां से तार बाहर खींच लीजिए। जैसे यहां पे तार नहीं निकल रहे, ए और बी के मध्य धारिता पूछी थी, तो यहां से तार खींच लीजिए, इस प्रकार से किसी भी डायरेक्शन में खींच लीजिए। फिर क्या करेंगे, जो भी संधारित्र, जो भी परिपथ हमें दे रखा है, उन पे आप नंबर डाल दीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि परिपथ को हम एक परिपथ को टुकड़ों में सॉल्व करते हैं, तो वहां पे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि हम कौन से वाले संधारित्र को सॉल्व कर रहे हैं। नंबर आप कैसे भी डाल दीजिए, किसी भी साइड से डाल दीजिए। जैसे मान लीजिए C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5 और ये C6। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहां पे देखें हम, ये C2 और C3। अब C2 C3, C2 संधारित्र की ये प्लेट इस संधारित्र की प्लेट से जुड़ी है, क्या डायरेक्ट जुड़ी है, क्या जोड़ने वाले तार पे जोड़ है? हाँ जोड़ है, ये जोड़ है। अब देखिए ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, इसको जोड़ने वाला जो वायर है इस पे ये जोड़ है, तो इसका मतलब ये C2 और C3 किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, तो C2 व C3 के मध्य तुल्य धारिता, मान लीजिए इनके बीच की तुल्य धारिता क्या है? C डैश है, तो C डैश इक्वल क्या होगा, क्योंकि समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला C इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन, तो C डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C2 प्लस C3, यानी कि C2 कितना है? 2 प्लस 2, यह आ गया 4 माइक्रोफैरेड। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब देखिए इन दोनों की अलग अलग धारिता 2 माइक्रोफैरेड है, लेकिन दोनों काम कितने का कर रहे हैं? केवल 4 का। तो जब ये दो व्यक्ति दो अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन इनके बराबर खुद काम कितने का होगा? 4 का होगा, तो सिंपल इन दोनों को यहां से हम हटा सकते हैं और इसके स्थान पे केवल एक ही संधारित्र जोड़ दीजिए 4 माइक्रोफैरेड का, तो एक ही बात रहेगी। दोनों की अलग अलग धारिता 2, लेकिन काम कितने का कर रहे हैं? 4 का, तो हो सकता है इन दोनों को यहां से हटाइए और इस अकेले को जोड़ दीजिए। ठीक है, या आप ऐसे समझिए कि 2 संधारित्र मिलकर क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, और दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? 4 का। ठीक, और बच्चों ये ध्यान रखना, जितना हम परिपथ सॉल्व करते जाते हैं उतने ही उनके बीच के जोड़ खत्म होते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब आगे जो परिपथ शॉर्ट होगा, कैसे शॉर्ट हो गया देखिए आप, यानी कि ये 2 मिलकर क्या हो जाएंगे? 1। ठीक, जब 2 मिलकर 1 हो जाएंगे तो परिपथ ये रूप धारण करेगा, ये C1 और ये 2 मिलकर 1 हो गए, तो ये जोड़ खत्म, और ये हो गया C डैश। इधर ये संधारित्र है, ठीक है, और इधर संधारित्र है ये, C1, ये C7 है, ये C4 है, और ये C6 और ये C5। ठीक, और ये A और B। अब देखिए परिपथ शॉर्ट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा? ये C डैश और ये C1। अब C डैश C1 को देखिए, C डैश की प्लेट C1 से डायरेक्ट है, इस वायर को यानी प्लेट को जोड़ने वाले वायर पे कहीं भी जोड़ नहीं है, तो इसका मतलब C डैश और C1 किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो अब इनके मध्य तुल्य धारिता, यानी कि C1 व C डैश के मध्य तुल्य धारिता, मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश है, इसी रूप में मानते जाते हैं C डैश, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश, तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का फॉर्मूला किस फॉर्म में होता है? 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
तो 1/c डबल डैश इक्वल हो जाएगा 1/c1 प्लस 1/c डैश। तो 1/c डबल डैश C1 कितना 8 माइक्रोफेरेड और C डैश कितना आया 4 माइक्रोफेरेड। तो 1/c डबल डैश एलशियम 8 आया, 8 एकम 8, ठीक है, और 4 दूनी 8, ठीक। तो कितना 1/c डबल डैश और 3/8 और C डबल डैश इज इक्वल टू 8/3। बच्चों एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जल्दी में बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि तुल्य धारिता C होती है, C डबल डैश होता है, ना कि 1/c डबल डैश। तो C डबल डैश कितना 8/3। अब ये दो मिलकर 1 हो गए, तो यानी कि इन दोनों की अलग अलग धारिता कितनी, C डैश की 4, C1 की 8, लेकिन दोनों काम कितने का करेंगे 8/3 का। तो इन दोनों को यहां से हटाइए और एक ही संधारित्र जोड़ दीजिए, कौन सा C डबल डैश, काम तो वही होगा, ठीक है। तो इस परिपथ अब इस प्रकार से शॉर्ट होगा, यानी कि अब इन दोनों की जगह क्या आ गया C डबल डैश, ये C7, ये C4, ये C6 और ये हो जाएगा C5, ठीक है। ये C1 है, ये C7 नहीं, ये C7 है और इसको नंबर दिया था हमने C4 और इसको नंबर दिया था C6, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब ये हमने पूरी भुजा यानी कि इस वाली भुजा की तुल्य धारिता जो आई A से V तक की इस वाली भुजा की, वो कितनी आ गई C डबल डैश आ गई, ठीक। अब सेम उसी पैटर्न में उसी कॉन्सेप्ट पे आप ये वाली भुजा सॉल्व करेंगे। अब इसको यहाँ पे देखें हम, तो ये C4 C6 दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी है। बच्चों ये जोड़ नहीं है, केवल तार को मोड़ा गया है। जोड़ तो तब बनता जब ये इस प्रकार का होता, यानी यहां से एक वायर निकल रहा होता। ये तो केवल तार को घुमाया गया है, मोड़ा गया है, तो ये जोड़ नहीं है। अब ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट है, तो ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो अब लिखेंगे हम, यानी कि C4 और C6, C4 व C6 के मध्य तुल्य धारिता। तो मान लीजिए C ट्रिपल डैश, तो 1/c ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 1/c4 और प्लस 1/c6। तो C ट्रिपल डैश आया, C4 रखा 1/6 और ये 1/12। तो C ट्रिपल डैश एलसीएम 12 आया, 6 दूनी 12, 12 एकम 12 और C ट्रिपल डैश 3/12, 3 एकम 3, 4 बार क्रॉस हो गया और C ट्रिपल डैश आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अर्थात C4 और C6 के मध्य तुल्य धारिता कितनी आ गई 4। अब ये दो मिलकर खत्म हो जाएंगे, एक संधारित्र हो जाएगा। यानी कि अब हमारा जो सर्किट होगा वो इस प्रकार का हो जाएगा, ये C4 यहां से हटा, यानी कि C4 यहां से इसको हटाइए C4 C6 को और केवल एक ही संधारित्र जोड़ दीजिए C ट्रिपल डैश। ये अब यहां पे C ट्रिपल डैश और C5 किस क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में, क्योंकि इसकी प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, इसके मध्य ये जोड़ है। तो अब निकालेंगे हम C ट्रिपल डैश और C5 डैश, यानी कि C ट्रिपल डैश व C5 के मध्य तुल्य धारिता। अब देखिए, मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता है C4 डैश, तो C4 डैश क्या हो जाएगा, C ट्रिपल डैश प्लस C5 और C4 डैश, C ट्रिपल डैश की वैल्यू 4 और C5 की वैल्यू भी कितनी है 4 ही है। तो ये आ जाएगा C4 डैश इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरेड। अब देखिए सेम, अब इन दो मिलकर एक हो जाएंगे ये, तो जब दो मिलकर एक हो जाएंगे तो ये जोड़ और ये जोड़ खत्म और इनकी जगह, दोनों की जगह कौन सा संधारित्र आ जाएगा, C4 डैश आ जाएगा।
यानी कि ये हो गया C4 डैश। अब बच्चों देखिए, अब इस भुजा में कितने संधारित्र बचे? एक C4 डैश बचा और एक C7। C4 डैश क्योंकि जितना हम सॉल्व करते हैं 2 मिलकर 1 हो गया, ये जोड़ खत्म हुए। C4 डैश C7 किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे यहां पे, अब देखिए यहां पे सॉल्व करते हैं हम, तो लिखेंगे C4 डैश व C7 के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में है, मान लीजिए C5 डैश, तो 1/C5 डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/C7 और 1/C4 डैश। तो 1/C5 डैश, C7 कितना है? 1 और C4 कितना है? 8। तो 1/8 इसको हमने सॉल्व करा तो C5 डैश आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये C5 डैश कितना आया? 8/9 आया। अब बच्चों देखिए लास्ट में 2 मिलकर 1 हो गए, तो हमारे पास केवल अब क्या बचेगा? परिपथ। इस प्रकार से ये परिपथ हो गया हमारा, यानी कि यहां पे आ जाएगा C5 डैश। तो बच्चों अब लास्ट में कितने संधारित्र बचे? C डबल डैश और C5 डैश। C डबल डैश की वैल्यू हमने पहले कैलकुलेट की थी, वो कितनी आ रही थी? 8/9। और C5 डैश की कितनी वैल्यू आई? 8/9। अब इनको देखिए, 2 ही संधारित्र बचे, तो अब ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, इसके बीच में जोड़ है, तो ये दोनों संधारित्र किस क्रम में? समांतर क्रम में। और जो इन दोनों की तुल्य धारिता निकल के आएगी, लास्ट वाला जो संधारित्र बचा वही क्या होगी? A और B के मध्य तुल्य धारिता। तो देखिए, तो लास्ट अब हो गया, अतः A व V के मध्य तुल्य धारिता। ठीक है, यानी कि C इज इक्वल टू हो जाएगा CAB इज इक्वल टू हो जाएगा C डबल डैश प्लस C5 डैश। C डबल डैश जो आया 8/9 आया, 8/3 और C5 डैश आया कितना? 8/9। तो CAB एलसीएम लीजिए, 27 27 आया। ठीक है, 9 27 नहीं 9 आएगा, तो 3 बार गया, 8 या 24 और 9 कम 9 8 आया। तो सॉल्व करके कितना आ गया? ये 32/9। ठीक, तो ये आ गई A और V के मध्य तुल्य धारिता। यानी कि A और V के मध्य तुल्य धारिता है वो कितनी? 32/9। अर्थात ये जो पूरा परिपथ है जिसमें इतने सारे संधारित्र लगे हैं, कुल कितनी धारिता है इसकी? 32/9 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें A और V के मध्य तुल्य धारिता पूछी गई, हमने इस वाली भुजा को सॉल्व करा। जरूर नहीं आप इस वाली भुजा को सॉल्व करो, इस वाली भुजा से भी शुरुआत कर सकते थे, यहां से स्टार्टिंग कर सकते थे। हमने यहां से स्टार्ट करी, कोई दिक्कत नहीं, इधर से स्टार्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे देखिए ये संधारित्र, इन पे हमने नंबर डाले सुविधा के लिए अपनी। C2 C3 ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, इसके मध्य जोड़ था। अब जोड़ होने का मतलब समांतर क्रम। ठीक है, समांतर क्रम तुल्य धारिता होती है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया C डैश इज इक्वल टू C2 प्लस C3, ये आ गया 4 माइक्रोफैरेड। अब जितना हम हल करते उतने जोड़ खत्म, ये 2 मिलकर 1 हो गए, चिपक गए, तो ये जोड़ खत्म हुआ, एक संधारित्र बन गया, वो संधारित्र यानी कि C डैश और ये C1। अब ये 2 मिलकर 1, तो ये जोड़ खत्म हुआ, C डैश C1 बचे। अब ये प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी, तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, इनकी तुल्य धारिता आई C डबल डैश 8/3। ठीक, तो हमने पहले ये वाली भुजा सॉल्व करी, अब ये वाली भुजा सॉल्व करी। यहां पे हम देखें C4 C6 ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट जुड़ी है, यानी C4 C6 की प्लेट डायरेक्ट जुड़ी है, ये केवल घुमा दिया गया है तार को, जोड़ नहीं। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, इनकी तुल्य धारिता आ गई C ट्रिपल डैश कितनी? 4 माइक्रोफैरेड।
ठीक, अब ये दो मिलकर एक हो गए, तो यहाँ पे ये संधारित्र जो है ट्रिपल डैश C5 के साथ समांतर क्रम में हुआ, क्योंकि ये और इनके मध्य जोड़ हुआ। ठीक, तो लास्ट में दो मिलकर एक हो जाएंगे, और फिर जो हमारा C4 डैश आया, वो C4 डैश किसके साथ करेक्ट था? C7 के साथ। C7 के साथ वो श्रेणी क्रम में हुआ, और ये आ गया C5 डैश। तो लास्ट में हमारे पास दो ही संधारित्र बचे, C5 डैश, C डबल डैश। अब ये दोनों किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि इसकी प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, जोड़ है। बस समांतर क्रम का फॉर्मूला आ गई इस परिपथ की तुल्य धारिता। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। बच्चों तो ये देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। इसमें दे रखा है ये कुछ संधारित्र परिपथ में जुड़े हुए हैं, 100 पिकोफैरेड का, 200 पिकोफैरेड का, 200 पिकोफैरेड का, 100 पिकोफैरेड का। और इस परिपथ में 300 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। तो पूछा है ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। और पूछा गया है कि प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश और प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर, यानी कि इस परिपथ की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, और प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात करना है, और प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे बच्चों पिछले न्यूमेरिकल्स में देखा कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करी थी, तो यहां भी ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, आराम से हो जाएगा। कॉन्सेप्ट वही होगा, पहले इन पे आप नंबर डालिए, इसको मानो C1, इसको C2, इसको C3 और इसको C4। तो यहां पे देखिए C2 और C3, C2 और C3, ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट जुड़ी है। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन, यानी कि C2 और C3 दोनों किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये हो जाएगा C2 और C3 के मध्य तुल्य धारिता। मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता क्या है? C डैश है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C2 प्लस 1/C3। तो C डैश इज इक्वल टू 1/200, 1/200। इसको सॉल्व करा, 200 एलसीएम आया, 1 + 1 2 हुआ, 2 से 2 क्रॉस हुआ 1, और ये C डैश इज इक्वल टू 100 पिकोफैरेड। अब जैसे आपको बताया था कि ये दो मिलकर एक हो जाएंगे, तो ये परिपथ किस रूप में शॉर्ट हो जाएगा? इस रूप में शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हुआ और ये C डैश हुआ और ये इस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो ये हो गया A और B के मध्य। A और B 300 वोल्ट है, और ये C1, ये C डैश और ये C4 हुआ। अब यहां पे देखिए ये C डैश और C1, C डैश और C1 की प्लेट डायरेक्ट नहीं जुड़ी है। ठीक है, इनके बीच में क्या है? जोड़ है। तो ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे C डैश व C1 के मध्य तुल्य धारिता। मान लीजिए इनकी तुल्य धारिता C डबल डैश, तो हो जाएगा C डैश प्लस C1, और ये C डैश कितना है हमारा? 100 पिकोफैरेड, C1 कितना था? 100, और C डबल डैश आगे कितना? 200 पिकोफैरेड। अब ये दो मिलकर एक हो जाएंगे, तो परिपथ किस प्रकार से शॉर्ट हो जाएगा? परिपथ इस प्रकार से शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये हो गया C डबल डैश और ये C4, और ये A और B के मध्य, A और B, और ये हो गया 300। ठीक है, C डबल डैश और ये था C4। अब लास्ट में हमारे पास केवल दो ही संधारित्र बचे, एक C डबल डैश और एक C4। अब ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट है, इसके बीच में कहीं भी जोड़ नहीं है, ये तो केवल तार को घुमाया गया है।
तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। और जो इनकी तुल्य धारिता होगी वही क्या होगी? ए और बी के मध्य तुल्य धारिता। तो अतः ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, मान लीजिए 1/c यानी कि 1/CAB इज इक्वल टू 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश। तो 1/CAB C4 की वैल्यू 100 और C डबल डैश की वैल्यू आई है 200। तो ये CAB इज इक्वल टू एलसीएम 200, तो डिवाइड हो गया और ये 1, तो ये हो जाएगा 1/CAB इज इक्वल टू 3/200 और CAB इज इक्वल टू क्या है? 200/3 पिको फैरेड। ठीक है, यानी कि ए और बी के मध्य तुल्य धारिता आ गई 200/3 पिको फैरेड। ठीक, एक बार दोबारा समझिए। देखिए यहाँ पे हमने नंबर डाले इन पे C2 और C3, ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट है, श्रेणी क्रम में है। तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगाया 1/C, तो 1/200 1/200 कितना आ गया? C डैश पिको फैरेड। दो मिलकर एक हो गए। अब C डैश C1 किस क्रम में? समांतर क्रम में, क्योंकि ये प्लेट इस प्लेट से डायरेक्ट नहीं है, इसकी भी जोड़ है। तो C1 और C डैश समांतर क्रम में, तुल्य धारिता क्या आ गई? C डबल डैश। अब ये दो मिलकर एक हो गए, ये जोड़ खत्म। तो ये अब लास्ट में C डबल डैश और C4 बचा। ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला लगाया तो ये आ गई तुल्य धारिता। तो ये तो आ गई तुल्य धारिता, जिसमें हमने देखा कि C डबल डैश की जो वैल्यू आ रही थी 100 पिको फैरेड आ रही है और C डबल डैश की जो वैल्यू आ रही है 200 पिको फैरेड आ रही है। ठीक है, 200 पिको फैरेड। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पोर्शन हमसे पूछा था कि प्रत्येक संधारित्र अर्थात C1, C2, C3, C4 इन सब पर तुल्य धारिता ज्ञात, इन सब पर संचित आवेश ज्ञात करना है और विभवांतर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका लिखते हैं आगे का पोर्शन। ठीक है, करते हैं। देखिए तो देखिए अब हमें निकालना है प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। अब देखिए आवेश और विभवांतर ज्ञात करने के लिए हमें जो समांतर क्रम संयोजन है, जो श्रेणी क्रम संयोजन है, उसके कुछ तथ्य याद होने चाहिए। जैसे देखिए कुछ बेसिक पॉइंट है। श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश समान होता है परंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। यानी कि जो संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, उन पर संचित आवेश का मान समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ स्थिति में समान आ जाता है विभवांतर, लेकिन वो तभी आता है जब, क्योंकि आवेश तो समान है श्रेणी क्रम में, लेकिन अगर उनकी धारिता भी समान है तो विभवांतर इक्वल आ सकता है। ठीक है, अगर यदि धारिता अलग अलग होगी तो विभवांतर पक्का अलग अलग ही आएगा। और समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? विभवांतर समान होता है और आवेश भिन्न भिन्न होता है। तो इन्हीं दो तथ्यों का यूज करके हम प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश और विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहां पर सबसे पहले हम ये याद करेंगे, क्योंकि यहां पे हमें कुल विभवांतर कितना आरोपित किया गया था? 300 वोल्ट का। तो सबसे पहले पूरा परिपथ पे कितना आवेश संचित होगा ये हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखिए परिपथ पर संचित कुल आवेश, तो परिपथ पर संचित कुल आवेश Q बराबर होगा। अब हमें कुल आवेश निकालना है। ठीक है, तो कुल आवेश देखिए
तीनों में आवेश, धारिता और विभवांतर तीनों में संबंध होता है C इजिकल टू Q अपॉन V होता है। एक चीज ध्यान रखना, जब हमें कुल आवेश इन तीनों में से कोई सी भी कुल वाली टोटल वाली वैल्यू ज्ञात करनी है तो बाकी दो भी क्या होने चाहिए, कुल ही होने चाहिए। हमें कुल आवेश चाहिए तो कुल धारिता भी कुल होनी चाहिए और विभवांतर भी कुल ही होना चाहिए। तो परिपथ पे संचित कुल आवेश Q बराबर क्या होगा, कुल धारिता A और B के मध्य और कुल विभवांतर। अब कुल धारिता हमने ज्ञात करी, यहाँ पे कितनी आ रही थी, 200/3 और विभवांतर कितना था, 300। ठीक है, एक बार क्रॉस हुआ तो Q बराबर कितना आ गया, 1 2 3 4 पीको कूलाम। अब देखिए यहां पर जैसे आपको बताया कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान और विभवांतर का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो अगर इस वाले पोर्शंस को देखा जाए, लास्ट में जो C4 C" था, ये दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान। आवेश का मान समान होने का मतलब C4 और C" पर आवेश का मान क्या होगा, समान। और एक चीज ध्यान रखना कि जो चीज समान होती है वो कुल के बराबर होती है। यानी कि यहां पे इस परिपथ पे जो कुल आवेश संचित होगा वही C4 पे होगा, वही C"। तो कुल संचित आवेश कितना आया, 20,000 पिको कूलाम। ठीक है, 20,000 पिको कूलाम। तो C4 पे संचित आवेश कितना होगा, 20,000 पिको कूलाम ही होगा। तो C4 पर संचित आवेश हो गया 20,000 पिको कूलाम। 20,000 पिको कूलाम। तो यह आ गया C4 पे संचित आवेश। पिको कूलाम में है, यानी इसको Q4 लिख सकते हैं, कूलाम में कन्वर्ट करना चाहे कर लीजिए। तो ये 20,000 पिको, और पिको को अगर कूलाम में चेंज करना तो कितने से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 2 3 4 10 की घात 4 प्लस के माइनस के 12, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10 की घात -8 कूलाम। Q4 आ गया। विभवांतर भी निकालना है तो विभवांतर भी निकाल लीजिए। तो विभवांतर आ जाएगा V4 इजिकल टू, क्योंकि C इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन V, तो V इजिकल टू क्या होगा, Q अपॉन C। तो सेम इसी प्रकार से V4, क्योंकि विभवांतर श्रेणी क्रम में भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, तो यहां विभवांतर अलग अलग वाली वैल्यू पूछी गई है, तो आवेश और धारिता भी अलग अलग वाली ही लेंगे। तो V4 इजिकल टू हो जाएगा Q4 अपॉन C4। और ये कितना आया, Q4 यहां पे कितना था, Q4, एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि अगर हम धारिता को पिको फेरेड में ले रहे हैं तो आवेश को भी हम पिको फेरेड में ही, पिको कूलाम में ही यूज करेंगे। अगर धारिता को फेरेड में ले रहे हैं तो आवेश को कूलाम में यूज करेंगे। यानी कि अगर आवेश के साथ धारिता के साथ पिको ले रहे हैं तो आवेश के साथ भी पिको। इसी प्रकार से माइक्रोफेरेड दिया जाता है तो वहां भी इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर एक माइक्रो में है, माइक्रोफेरेड में है, दूसरा भी माइक्रो कूलाम में ही होना चाहिए। तो Q4 कितना था, ये था 20,000। ठीक है, और C4 कितना, C4 था 100। 2 से 2 क्रॉस हुआ और V4 इजिकल टू आया 200 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो यह आ गया Q4 और C4 पर संचित आवेश और विभवांतर। अभी बचे हमारे C2 और C3। अब देखिए आगे यहां पे, तो अगर आगे देखें, अब यहां पे देखिए, ये जो था C' और C1, ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में। C' धारिता आई है 100 और C1 जो था ये भी 100। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। और समांतर क्रम में जो आवेशों का वितरण होता है, जैसे मान लीजिए इस वाली भुजा में आवेश Q1' है, इसमें मान लीजिए Q1 है, तो आवेशों का जो वितरण होता है वो संधारितों की धारिताओं के अनुपात में होता है। तो ये हो जाएगा C1।
तो हम ये लिख सकते हैं चूंकि समांतर संयोजन में आवेश का वितरण धारिताओं के अनुपात में होता है, तो अतः ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q डैश इज इक्वल टू Q1 के अनुपात का मतलब कि धारिता के अनुपात में सेम जो क्रम आवेश का लिया है वही धारिता का Q1 अपॉन Q डैश इज इक्वल टू हो जाएगा C1 अपॉन C डैश। क्योंकि विभवांतर समान होता है इसलिए आवेशों का जो वितरण होता है धारिताओं के अनुपात में, जो Q बराबर क्या होगा CV, उसी आधार पे। तो Q1 Q डैश हमें ज्ञात करना है, C1 कितना था 100 और C डैश भी कितना था 100 था, तो Q1 अपॉन Q डैश इज इक्वल टू 1:1, अर्थात जो C डैश पे टोटल आवेश था, C डबल डैश पे जो टोटल आवेश था, टोटल आवेश C डबल डैश पे कितना होगा जितना कि Q4 पे था यानी कि 20,000, तो 20,000 का मतलब ये हुआ कि ये आवेश इन दोनों पर बराबर भागों में बढ़ जाएगा। बराबर भागों में बढ़ने का मतलब इस पे अगर टोटल कितना था 20,000 पिको कूलाम था तो C1 और C डैश पर बराबर ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो अतः Q1 कितना हो जाएगा, क्योंकि 20,000 था बराबर बढ़ गया तो कितना 10,000 पिको कूलाम। इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं, कूलाम में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 10⁻12 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 to 10⁻8 कूलाम आया। ठीक है, तो ये हो गया Q1, C1 पर संचित आवेश हुआ। ठीक, अब सेम इसी प्रकार से हम देखते हैं आगे इसका विभवांतर, तो विभवांतर आ जाएगा V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। Q1 कितना, Q1 हमारा आया 10,000 और C1 आया 100, तो ये खत्म हुआ और V1 इज इक्वल टू कितना आया 100 वोल्ट, कितना आया 100 वोल्ट। ठीक है, यानी कि V1 पर जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 100 वोल्ट। अब देखिए बच्चों, यानी कि C4 C1 पे आवेश आ गया, विभवांतर आ गया, अब बचा C2 और C3। अब बच्चों ये भुजा और ये भुजा समांतर क्रम में है, समांतर क्रम होने का मतलब यहां से यहां तक का विभवांतर कितना 100, तो यहां से यहां तक का विभवांतर भी क्या होगा 100 ही होगा। ठीक है, हमें यहां से यहां तक का विभवांतर मालूम है। अब यहां पे C2 और C3 दोनों किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण और श्रेणी क्रम में संचित आवेश का मान समान, और जो चीज समान होती है वो किसके कुल के बराबर, अर्थात इस पे जो कुल आवेश होगा वही इस पे होगा, वही इस पर होगा। ठीक है, और कुल आवेश निकालने के जैसे मैंने आपको बताया कि हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो यहाँ का हमें कुल आवेश निकालना है तो यहाँ की कुल धारिता लेनी है और यहाँ की कुल विभवांतर लेना है। तो ये हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि C2 व C3 पर संचित आवेश, यानी कि हो जाएगा Q2 बराबर Q3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इनके कुल आवेश निकालना है क्योंकि जो चीज समान होती है कुल के बराबर, कुल आवेश निकालने के यहाँ की कुल ही धारिता चाहिए और कुल ही विभवांतर चाहिए। तो कुल धारिता जो थी C डैश थी और कुल विभवांतर कितना आया था, ये भुजा समांतर क्रम में, तो जो विभवांतर इसका वही विभवांतर इसका, यानी कि V1 ही होगा। तो Q2 इज इक्वल टू Q3, C डैश कितना था 100 और V1 आ गया हमारा कितना, V1 कितना था 100 था, तो यह आया Q2 इज इक्वल टू Q3 कितना आ गया 10,000 पिको कूलाम हुआ। ठीक है, तो यह आ गया दूसरे उक्ति से संधारित्र पर संचित आवेश। इसको भी अगर कूलाम में चेंज करना चाहें 10⁻12 से गुणा करेंगे
तो कितना हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -8 कूलम। अब बस इन पे हमें विभवांतर निकालना। अब इन दोनों को अगर ध्यान से देखें C2 और C3 दोनों पर आवेश समान 10,000 पिको कूलम, दोनों की धारिता समान, तो यहां पर विभवांतर भी क्या होगा समान होगा। ठीक है, तो देखिए अब देखते हैं इन पे विभवांतर, तो ये हो जाएगा यानी कि C2 व C3 की प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। ठीक है, तो ये हो जाएगा V2 बराबर V3 इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं Q2 अपॉन C2, या Q2 से निकाल लीजिए, C2 से निकाल लो या C3 से निकाल लो, दोनों पे सेम आना है। Q2 कितना आया था 10,000 और C2 कितना है 200, 0 कैंसिल, 2 पंजे 10, तो V2 बराबर V3 कितना आया 50 वोल्ट आया। तो यह आ गया C2 और C3 पर की संधारित संचित आवेश आ गया और इनकी प्लेटों के मध्य विभवांतर। एक बार दोबारा समझिए, देखिए बस हमें यह मालूम होना चाहिए कि श्रेणी क्रम में क्या समान होता है और समांतर क्रम में क्या समान होता है, क्या क्या भिन्न होता है। ठीक, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान और जो चीज समान कुल के बराबर, समांतर में विभवांतर समान, जो चीज समान कुल के बराबर। तो हमने पहले पूरे परिपथ पे संचित आवेश निकाला, कुल आवेश निकालने की कुल धारिता कुल विभवांतर का यूज करा, कुल आवेश आ गया पिको कूलम। और यहाँ पे जो ये C4 था इसके साथ जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान, जो चीज समान कुल के बराबर। कुल आवेश 20,000 आया तो C4 पे 20,000 हुआ। फिर इसका हमने विभवांतर निकाल लिया, V4 बराबर Q अपॉन C4, क्योंकि हम जानते हैं C इजिकल टू क्या होता है Q अपॉन V। बस इसको यूज करते समय ध्यान रखना है, अगर एक हमें कुल वाली वैल्यू ज्ञात करनी है इन तीनों में से, तो बाकी भी कुल वाली ही होनी चाहिए। V4 आ गया। इसी प्रकार से अब यहाँ पे ये भुजा समांतर क्रम में थी, तो समांतर क्रम में आवेश का जो वितरण होता है उनकी धारिताओं के अनुपात में, तो Q1 अपॉन Q डैश इजिकल टू होना चाहिए C1 अपॉन C डैश। वैल्यू रखी, कितना अनुपात आया 1, इसका मतलब ये टोटल जो आवेश आ रहा था इस पे 20,000, क्योंकि C4 ये दोनों श्रेणी क्रम में थे, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान, जो चीज समान कुल के बराबर, इस पे 20,000 पिको कूलम जो आवेश आया था वो बराबर बढ़ जाएगा। कितना कितना आधा आधा, यानी कि 10,000 पिको कूलम में चेंज कर लिया आंसर। इसी आधार पे हमने अब, क्योंकि C1 का हमें धारिता मालूम है, धारिता मालूम है, आवेश मालूम हो गया, तो विभवांतर निकाल लिया V1 इजिकल टू Q1 अपॉन C1, कितना है 100 वोल्ट। अब ये भुजा और ये भुजा समांतर क्रम में, तो जो इसका विभवांतर वही इसका विभवांतर। अब यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान और जो चीज समान कुल के बराबर, अर्थात यहाँ पे इस वाले हिस्से पे जो कुल आवेश होगा वही इस पर होगा, वही इस पर। और कुल आवेश निकालने के लिए यहां से यहां तक की कुल धारिता और यहां से यहां तक का कुल विभवांतर, यहां से यहां तक की कुल धारिता C डैश थी और यहां से यहां तक का कुल विभवांतर कितना आया था 100। सॉल्व करा, यह आ गया Q2 और Q3 पर आवेश, और फिर निकाल लिया हमने V2 और V3 पर विभवांतर। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट मीटर्स।